नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह और अब इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। लेटेस्ट अपडेट हाथरस से आ रही है। इंडिया न्यूज पर परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की उन्होंने। कंगना की तरफ पीड़ित परिवार को मिले वाय श्रेणी की सुरक्षा, ये चंद्रशेखर ने मांग की है। चंद्रशेखर ने आरोपियों के समर्थन में पंचायत पर उठाए सवाल। भीड़ कभी भी पीड़ित परिवार पर हमला कर सकती है, ऐसा कहना है चंद्रशेखर का, भीम आर्मी चीफ के। साथ ही वो भी कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार अब गांव में नहीं रहना चाहता, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, पीड़ित परिवार को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, ये कहना है चंद्रशेखर का। भीम आर्मी चीफ थोड़ी देर पहले ही पीड़ित परिवार से मिले हैं, हाथरस गए थे। तो जो राजनीतिक डेलीगेशंस का अलग अलग विजिट हो रही है पिछले 4 दिनों से, उसमें एक और कड़ी जोड़ते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। पहली बात तो पीड़ित परिवार के पास आने से रोकने का पुलिस का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम इनके पास आएंगे नहीं, इनकी बात को सुनेंगे नहीं, तो आपसे क्या रखेंगे और पूरे देश को क्या बताएंगे? हम इस समाज का नेतृत्व करते हैं। हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। जब इस देश में बहन बेटियों पर कोई आपत्ति आती है, जब कंगना रनावत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, तो जहां ये हालात है कि यहाँ 2-2 किलोमीटर में पंचायतें हो रही हैं, अपराधियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, यहाँ पथराव भी हो रहा है, धमकियां दी जा रही है, हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से परिवार के लिए वायु श्रेणी सुरक्षा की मांग करता हूँ और सीबीआई जांच को आप और मीडिया के लोगों ने और मैंने सबने देखा कि सीबीआई जांच भी सरकार के आदेश पे काम करती है। जब विपक्ष को दबाना होता है तो सीबीआई की चाबी घूमती है और उससे काम नहीं चलेगा। जो कुछ यहाँ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। जिस तरह से उस दिन बुआ जी को पीटा गया, बुआ जी यहाँ हैं, बुआ जी को पीटा गया, ये जब पीड़ित परिवार का सरकार न्याय नहीं करेगी तो कौन न्याय करेगा? जिस तरह से हमारे लोगों के पे पुलिस ने अत्याचार किया, उनको मारा पीटा, आप ये बताइए, जब यहाँ हमारे लोग सुरक्षित नहीं तो यहाँ कैसे चलेगा? यहाँ मुझे उम्मीद नहीं है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। कल यहाँ कुछ भी हो सकता। मैं यहाँ मांग करता हूँ कि मैं परिवार को साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। क्या तो सरकार यहाँ वायु श्रेणी की सुरक्षा की घोषणा करे और वो परमानेंट परिवार के साथ रहे। तो मैं ये मांग करता हूँ कि सरकार अगर दलितों के साथ न्याय करना चाहती है, उस बेटी के साथ न्याय करना चाहती है, तो पीड़ितों का सुरक्षित रहना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। रेप पीड़िता के परिजन से मुलाकात करने गए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ टकराव हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज में एसपी जिलाध्यक्ष गिरीश यादव समेत कई लोग जख्मी हो गए। हाथरस में पीड़िता के गांव में राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी भी पहुंचे हुए। उन्होंने पीड़ित परिजन से घर के अंदर बैठकर मुलाकात की। इस दौरान गांव में आरएलडी और सपा कार्यकर्ताओं का भारी हंगामा हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बहुत बहादुरी के साथ तमाम दबाव ये लोग झेल रहे हैं। पहले तो यहाँ का वातावरण माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि उल्टा इन्होंने क्या कोई अपराध किया है। तो ये घेराबंदी समाप्त होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि इनका नार्को किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। दोषी का भी, कोई अपराधी हो, उसका भी बिना उसकी अनुमति के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। जब जांच हुई है तो उम्मीद है कि पर्याप्त उसको संसाधन दिए जाएं, जांच को प्रॉपर जो एफर्ट्स हैं, एनर्जीज हैं, उस पर लगाई जाएं। बहुत बहादुरी के साथ तमाम दबाव ये लोग झेल रहे हैं। पहले तो यहाँ का वातावरण माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि उल्टा इन्होंने क्या कोई अपराध किया है। तो ये घेराबंदी समाप्त होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि इनका नार्को किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के तो ये वो तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लाल टोपी पहने हुए एक तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां जमा हो गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन वहां पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए आया। दूसरी तस्वीर है जिसमें लाठीचार्ज हो रही है। आरएलडी के नेता और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन दोनों वहां पहुंचे हुए थे और जब दोनों के बीच में टकराव हो गई
तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। समाजवादी पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव का क्या कहना है पूरे मामले पर, आइए आपको सुनाते हैं। न्याय दिया होता तो शायद आप सबको, हम सबको यहाँ आने की आवश्यकता न पड़ी होती। इससे ज्यादा संवेदनहीन सरकार हो नहीं सकती कि परिवार के लोगों को, पीड़िता की जो मृतक हुई उसका चेहरा तक देखने को नहीं दिया। आरएलडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भीम आर्मी चीफ, सब के सब लगातार पीड़िता के परिवार से मिल रहे हैं पिछले 48 घंटों में। जाहिर सी बात है, एक ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बन गया है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उत्तर प्रदेश में स्टेक है, पॉलिटिकल स्टेक है, वो इसे भुनाने से नहीं बाज आ रहे। इसी खबर से जुड़ी हुई एक और पहलू पर हम नजर डालते हैं। अस्थि विसर्जन न करने पर अड़ा है परिवार, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हम आपको बता दें कि हमें नहीं मालूम पुलिस ने किसे जलाया, ये परिवार वालों का कहना है। हमें बेटी की शक्ल तक नहीं दिखाई गई। परिवार का स्टेटमेंट है कि जब तक सही जानकारी नहीं होगी विसर्जन नहीं करेंगे। देश भर में लगातार लोगों के अंदर आक्रोश जारी है। लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि हाथरस की इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये वो जगह है जहां पर पुलिस द्वारा इस युवती का अंतिम संस्कार किया गया था और मैं आपको बता दूं कि ये लगभग पीड़िता के घर से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ये जगह है जहां पर पुलिस द्वारा लगभग 2 बजे रात के इस युवती का अंतिम संस्कार किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बातें कही गई थी वो यहाँ पर आने के बाद समझ में आ रही हैं। कैमरा पर्सन को अगर मैं कहूँ कि वो यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से जो बताया जा रहा था कि तेल डालकर जल्द से जल्द युवती की लाश को आग लगाई गई और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा किया गया। ये वही जगह है जहां पर आप देख सकते हैं अभी तक राख भी नहीं उठाई गई है, राख भी नहीं समेटी गई है। जहां तक एसआईटी की बात की जाए तो वो लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 3 दिन तक एसआईटी की टीम हाथरस के इस गांव में पीड़िता के परिवार जनों से मिलकर उनके बयान दर्ज करा रही थी। वहीं दूसरी ओर हाथरस की इस पीड़िता के परिवार का कहना था कि क्यों उनको इस अंतिम घड़ी में शामिल नहीं किया गया, क्यों उनको एक बार और आखिरी बार इस पीड़िता की शक्ल तक पुलिस वालों ने नहीं देखने दी। आखिर इस कैसी वो जल्दबाजी थी कि गांव से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर आकर पुलिस को बीच रात में इस युवती का अंतिम संस्कार करना पड़ा और युवती को नहीं, युवती के परिवारजनों को उसकी एक बार उसकी शक्ल भी नहीं देखने दी गई। यूपी के डीजीपी जो पुलिस हैं HN अवस्थी, साथ ही मुख्य सचिव जो पीड़िता के घर पर पहुंचे, उनसे भी लगातार परिवारजनों ने यही बात कही कि आखिर क्यों उनको पीड़िता से आखिरी बार नहीं मिलने दिया गया और उसका पुलिस द्वारा इस तरीके से अंतिम संस्कार क्यों किया गया। ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां करती हैं। जो दर्द पीड़िता के परिवारजनों के आंखों में है वो यहाँ पर आकर पता लगता है। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता जाता है आगे कहीं पर खत्म सा लग रहा है, क्योंकि गांव से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ये इलाका है जहां से आगे दूसरा गांव शुरू होता है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच का ये इलाका है। विधानसभा क्षेत्र भी अलग है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बात को रातों रात खत्म किया जाए और कई सारे सवाल भी इसी बीच खड़े होते हैं और इन सब के सवालों के जवाब एसआईटी की जो सदस्य की इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो 7 दिनों में रिपोर्ट देकर बनाई गई है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कल जारी की गई उसके बाद यूपी सरकार ने 5 अफसर्स को सस्पेंड किया और नए एसपी का चयन किया। रातों रात ये सिर्फ और सिर्फ दबाव के चलते डिसीजंस लिए गए। लेकिन क्या पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिलेगा और क्या इन गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी होगी, जो मांग लगातार पीड़िता की परिवार कर रहा है, ये आगे कुछ वक्त के बाद ही पता लग पाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज, हाथरस। ये देखिए आपने रिपोर्ट, मेरे सहयोगी ऐश्वर्या की ग्राउंड रिपोर्ट। और अब हम
अलग अलग पर्सपेक्टिव समझने के लिए तीन अलग अलग मेरे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ऐश्वर्या, जो कि हाथरस से लगातार कई दिनों से हमें ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, पल पल की खबर, और पुलकित नागर दिल्ली से जुड़ रहे हैं लाइव, साथ ही रवि लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले ऐश्वर्या, आपके पास, अगर परिवार ने मना कर दिया है कि अस्थि विसर्जन नहीं किया जाएगा, आगे के रिचुअल्स नहीं किए जाएंगे, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कोई कोशिश की जा रही है? क्या मतलब है उनका कि जानकारी और जब तक नहीं मिलेगी, सही नहीं मिलेगी, तब तक वो अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे? देखिए, कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस डीजीपी और मुख्य सचिव जब उनके घर पहुंचे और उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि हम जांच लगातार कर रहे हैं और जांच में पता लगेगा कि आखिर क्यों पुलिस ने जल्दबाजी करी, उन्होंने माना कि हम इस दुख में आपके साथ हैं, लेकिन आपको वो अस्थियां उठानी होंगी। और उसके बाद शाम को ये देखने को मिला कि दोनों भाई, जो युवती के, जो पीड़िता के दोनों भाई हैं, वो गए और उनकी अस्थियां उठा के लाए, लेकिन वो उन अस्थियों को घर के अंदर नहीं लेके गए, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें समझाया गया तो हम अस्थियां तो उठा लाए हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ये अस्थियां किसी जानवर की हैं या किसी और व्यक्ति की हैं जिसको यहाँ पर लाकर जलाया गया है। हमने अपनी बहन को, एक पूरे केस में असंतोष होना परिवार का जायज है, बिल्कुल उनकी डिमांड्स भी जायज है। तो क्या वो पूरे केस को लेकर रेफरेंस में बात कर रहे हैं, या केवल और केवल वो शव किसका जलाया गया 3 रात पहले उसको लेकर बात कर रहे हैं? क्योंकि उसके लिए तो डीएनए टेस्ट करके इजीली आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एक छोटे से गांव से परिवार है और उनको समझ इतनी नहीं है, क्योंकि यूपी पुलिस के डीजीपी आए, मुख्य सचिव आए, 2 बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश के आए और उन्होंने उनको समझाया। तो वो समझाने के बाद हालांकि अस्थियां तो वहां से ले आए, लेकिन उनका फिर भी ये कहना था कि हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये किसकी अस्थियां हैं, इसके कारण हम यहाँ पर अपने घर के बाहर लाकर इन अस्थियों को रख देते हैं। हालांकि ये बार बार सवाल किए गए कल उत्तर प्रदेश पुलिस डीजीपी से भी। ऐश्वर्या, आपको मैं रोकना चाहूंगा, ऐश्वर्या आपको कुछ रोकना चाहूंगा, अवनीश अवस्थी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं उनसे, जो बड़े अफसर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कल भी गए थे हाथरस और परिवार से बात की, उनसे सुनते हैं। पकड़े गए हैं जिनका नाम है शाहिद पुत्र हबीबुल्ला, साहिल पुत्र साहिल, इसके अलावा अभियुक्तगण सगीर और अभियुक्त वहाँ पर मोहम्मद रफ़ीक। तो ये जो अभियुक्त हैं इन पर अभी तक कार्रवाई की गई है। परिवारजन ने और इसकी गहनता से जांच करने का जो है अनुरोध किया है। ये निर्देश वहाँ के डीआईजी और डीएम एसपी को दिया गया है। चलिए वापस हम अपने रिपोर्टर्स के पास चलते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव समझने के लिए। पुलकित, दिल्ली में किस तरह से सरगर्मी है? हम देख रहे हैं कि हाथरस में लगातार अलग अलग पार्टियों का डेलीगेशन जा रहा है, लीडर्स जा रहे हैं, लाठियां पड़ रही हैं लेकिन जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आरएलडी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। दिल्ली में ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपने फ्राइडे देखा होगा कि जंतर मंतर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इस मुद्दे को लेकर था और आज भी कुछ सामाजिक संगठन इस बात को उठा रहे हैं। वजह साफ है कि दिल्ली, क्योंकि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट जो हुआ परसों, उसमें तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो यूपी के हो, दिल्ली के हो और या देश की राजनीति कर रहे हो, उन्होंने हिस्सा लिया और इस आवाज़ को बुलंद किया कि यूपी में जो कुछ हुआ है महिलाओं के साथ, वो 2012 की घटना को एक बार दोबारा दोहराता है। यानी कि 8 साल पहले जो दिल्ली में हुआ था निर्भया गैंगरेप, उसी तरीके की जघन्य अपराध फिर से यूपी में देखने के लिए मिल रहा है। तो उस आवाज़ को यहाँ से उठाया गया और कोशिश ये थी कि तमाम राजनीतिक दलों की कि वो यूपी प्रशासन की जो कार्रवाई थी उसे घेरें कि किस तरीके से आपने रातों रात बॉडी को जलाया, परिवार सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो परिवार को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस केस में एक चीज़ और भी है, क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, कि जिस तरीके के बयान लगातार आ रहे हैं, तो हो सकता है कि पीड़िता के परिवार को वहाँ इंसाफ ना मिल पाए। वजह साफ है कि जिस तरीके की बातें प्रशासन द्वारा कही जा रही हैं, चाहे वो रेप से जुड़ी हुई हो, चाहे वो जीव काटने से जुड़ी हुई हो, तो ऐसे में आरोपी पक्ष को इसका फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल, और एक यही वजह है कि सीबीआई को बहुत ही कॉशियसली, बहुत सोच समझकर इस केस को आगे बढ़ना पड़ेगा, एक एक बारीक बारीक पहलुओं पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। रवि के पास चलते हैं। रवि, आप लखनऊ से हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार काफी डामाडोल रही है पिछले कई दिनों में, कभी मीडिया को एंट्री नहीं दी, कभी गांधी परिवार को एंट्री नहीं दी, फिर अलग अलग पार्टियों को एंट्री नहीं दी, फिर अचानक से उन्होंने एंट्री दे दी। सुबह, कल दोपहर को प्रियंका गांधी और राहुल गए, शाम को सीबीआई जांच कर दी
और अब लगातार अलग अलग तरह से कोशिश की जा रही है इस मुद्दे को शांत करने की। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल घिरी हुई है, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा बोलिए या फिर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोलिए, काफी चूक हुई है, कई जगह चूक हुई है। देखिए, चूक तो हुई है और तभी तमाम सारे सवाल उठे हुए हैं। अगर बात करें तो जिस तारीख की घटना है 14 तारीख के बाद से लगातार पुलिस सवालों के घेरे में रही है। जो पुलिस ने काम किया है वो सवालों के घेरे में रहा है, चाहे समय से उसको इलाज पहुंचाने की बात हो या उसके उस मामले में FIR दर्ज करने की बात हो, या उसके बाद जब मामला गैंगरेप का निकल कर आया, जब लगा कि हाँ गैंगरेप हुआ है, तब जाके चारों पे कार्रवाई की गई साफ तौर पर। लेकिन उसके बाद जब उसकी मौत हो गई तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे। जो स्थानीय पुलिस है उसके बाद जिस तरीके से मीडिया रोका गया, परिवार पे लगातार दबाव बनाने की कोशिश की गई और लगातार जो लोग मिलने जा रहे थे उनको रोका गया, राजनीतिक दल जाने जा रहे थे उनको रोका गया। राजधानी लखनऊ में विपक्ष ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, कई जगह लाठियां पुलिस को भाजनी पड़ी, कई जगह गिरफ्तारियां भी करनी पड़ी पुलिस को। तमाम सारे कह सकते हैं कि जो विपक्ष का जो विरोध था वो देखने को मिला। हालांकि दबाव जरूर काम किया और उसके बाद से पुलिस कहीं ना कहीं पीछे हटी और सरकार लगातार को लेकर गंभीर होती नजर आई। SIT का गठन किया गया और SIT की टीम जांच कर रही है। चौथा दिन है, उसके बाद अभी 3 दिन और बचे हुए हैं SIT की टीम को जांच के दौरान। पहले दिन की जो जांच रही उसके बाद 5 लोगों का निलंबन हुआ है। SP समेत 5 पुलिस के लोग हैं वो निलंबित किया गया है। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि यहाँ DM पर भी कार्रवाई, हालांकि ये सब तो किया ठीक है रवि, ये सब किया ठीक है, लेकिन जो अभी आगे कर रहे हैं और क्या होगा ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपना पल्ला झाड़ रही CBI को केस देकर, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया पुलकित, ऐश्वर्या और रवि, आप जुड़े अलग अलग